हेलो माय फ्रेंड। आज हम आपको इस वीडियो में भारतीय सुखाधिकार अधिनियम से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न लाइसेंस अनुज्ञप्ति के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित प्रोविजन भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 52 से लेके 64 52, 264 में उपबंधित है। इसको हमने मुख्यतः 7 पॉइंट पे विभाजित किया है। पहला, इसकी परिभाषा को जानेंगे। दूसरा, लाइसेंस को कौन प्रदान करेगा। तीसरा, इसके साइलेंट फीचर क्या है, आवश्यक लक्षण क्या है, इसके प्रकार क्या है, इसे कब हस्तांतरित किया जाएगा, कब इसे निरसन के योग्य माना जाएगा यानी समाप्त होने के योग्य माना जाएगा, और कब इसे मान लिया जाएगा कि समाप्त हो गया है। इन 7 पॉइंट पे हम समरी में बना के इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रोविजन की बात आई तो भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 52 से लेकर 64 के बीच में अनुज्ञप्ति लाइसेंस के संबंध में प्रावधान उपबंधित है। अनुज्ञप्ति है क्या? अनुज्ञप्ति है क्या यानी लाइसेंस क्या है? अगर आप इसको देखें तो लाइसेंस के बारे में कहा गया कि जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या अन्य व्यक्ति की किसी निश्चित संख्या को प्रदाता की अचल संपत्ति में या उस पर कुछ ऐसी चीज करते रहने का स्वत्व प्रदान करता है जो उसे स्वत्व की अनुपस्थिति में अवैध होती है, और ऐसा स्वत्व किसी सुखाधिकार या उस संपत्ति में किसी हित के बराबर नहीं हो जाता, तो वह स्वत्व अनुज्ञप्ति कहलाता है। ये तो सेक्शन 52 में जो बातें कही गई थी कि वो है। अगर इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी भूमि पर कुछ करने की ऐसी अनुमति देता है जो अनुमति यदि ना दी गई होती तो उस अन्य व्यक्ति का कार्य अवैध होता। इस प्रकार उस अन्य व्यक्ति को कुछ करने का जो अधिकार मिलता है उसे अनुज्ञप्ति कहते हैं। इसके उदाहरण के रूप में भी समझ सकते हैं, जैसे घर में बा को दीवार बनाने का अधिकार देता है। यदि आ ने बा को अपने घर में दीवार बनाने का अधिकार ना दिया होता तो बा को आ के घर में दीवार बनाने का कार्य अवैध होता। इस प्रकार यहाँ आ द्वारा बा को दीवार बनाने का अधिकार लाइसेंस कहा जाएगा, बशर्ते कि बा का कार्य सुखाधिकार या आ की संपत्ति में कोई हित ना हो। अगर हम परिभाषा को एक्सप्लेन करें तो हमने इस धारा 52 की बात की, हमने उदाहरण की बात की। अगर आप देखें तो इसको केस लॉ के माध्यम से भी जान सकते हैं। एक महत्वपूर्ण केस था पीडी बाबू रेड्डी बनाम गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। ये 2013 का केस है, AIR 2013। इस मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने द्वारा कहा कि निरपेक्ष कब्जे के अधिकार के बिना किसी भूमि का उपयोग करने की अनुमति दिया जाना अनुज्ञप्ति है, लाइसेंस है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें इस प्रोविजन को समझने के लिए केस लॉ के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से और व्यवहारिकता की दृष्टिकोण से देखें कि जब हम किसी व्यक्ति को एक ऐसा कार्य करने की अनुमति दे देते हैं जो यदि वह उस अनुमति के बगैर करता तो वो इलीगल होता, अवैध होता, तो वही जो कार्य करने की अनुमति दिए जाने का जो अधिकार है इन द आई ऑफ लॉ वो लाइसेंस है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इसे कौन प्रदान करेगा। इसके संदर्भ में हम 3 धारा का जिक्र करेंगे, 53, 54 और 55 की बात करेंगे। सेक्शन 53 कहती है कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को उन्हीं परिस्थितियों और उसी सीमा तक अनुज्ञप्ति पर दे सकता है जिन परिस्थितियों में और जिस सीमा तक वो उस संपत्ति को हस्तांतरित कर सकता है। कंसेप्ट क्लियर है, यानी कोई व्यक्ति जिस सीमा तक अपनी संपत्ति का अंतरण कर सकता है वो उसी सीमा तक उस संपत्ति में अनुज्ञप्ति दे सकता है। ये बात सेक्शन 53 में कही गई है। 54 कहती है कि अनुज्ञप्ति अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्रदान की जा सकती है, यानी जो लाइसेंस है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड किसी फॉर्म में हो सकती है।
अब इसके साथ जो तीसरी धारा 55 है वो कहती है कि विधि द्वारा अनुबद्ध सहायक अनुज्ञप्तियां, यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सहायक के रूप में होती हैं। जैसे ऐसी सब अनुज्ञप्तियां जो किसी हित के उपभोग या किसी स्वत्व के प्रयोग के लिए आवश्यक हों, उस हित या स्वत्व की रचना में लक्षित रहती हैं, ऐसी अनुज्ञप्तियां सहायक अनुज्ञप्ति कहलाती हैं। इसको उदाहरण के रूप में समझने की कोशिश करें। जैसे का अपनी भूमि पर उगे हुए पेड़ खा को बेच देता है। अब पेड़ तो बेच दिया, खा जमीन बेचा नहीं, तो खा उस भूमि पर जाने और पेड़ों को ले जाने के लिए अधिकार युक्त हो गया। इसी को सहायक अनुज्ञप्ति कहती है, यही कहा जाता, जिसे 55 में उपबंधित है। तो हमने 3 बातें समझी। परिभाषा कहाँ है? 52 में। कौन करेगा? 53, 54, 55 की बात हो गई। अब इसके आवश्यक लक्षण क्या है? इसके व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टर ऑफ लाइसेंस? नंबर 1, यह अनुदान या विशेषाधिकार के रूप में अधिकार को सुनिश्चित करती है। नंबर 2, यह एक प्रकार का लिखित साक्ष्य दस्तावेज है जो संबंधित अधिकारों तथा हितों को प्रकट करती है। नंबर 3, यह किसी विशेषाधिकार को प्राप्त करने में प्रदत्त शुल्क को भी प्रकट करने वाला एक प्रमाण पत्र है। नंबर 4, अनुज्ञप्ति किसी भूमि के स्वामित्व से संबंधित नहीं होता, वरन यह केवल व्यक्ति अधिकार और आभार का सृजन करती है। नंबर 5, यह विशुद्ध रूप से अनुमति विहित अधिकार है जो प्रकट या अप्रकट अनुमति से प्राप्त होता है। और अंत में है, अनुज्ञप्ति का अंतरण नहीं होता है। इस प्रकार से ये जो बेसिक कैरेक्टर हैं ये आपके लाइसेंस के हैं। अब इसके हम प्रकार की बात करते हैं। ये किस प्रकार का है? 2 प्रकार हैं। नंबर 1 मूलभूत अनुज्ञप्ति और नंबर 2 अनन्य अनुज्ञप्ति, यानी रेयर लाइसेंस एंड एक्सक्लूसिव लाइसेंस। अब अगर मूलभूत अनुज्ञप्ति की बात करें तो यह विशुद्ध रूप से एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार होता है तथा जिसके साथ साथ कोई अनुदान या स्वार्थ रहता है, लेकिन यह भूमि से संबद्ध नहीं हो सकता। इसको उदाहरण के रूप में समझिए। जैसे एक झील के विशिष्ट भाग में से मछली पकड़ने तथा उसको ले जाने का अधिकार उस भूमि में प्रवेश करने की अनुमति के साथ साथ मछली पकड़ने तथा ले जाने का अनुदान भी है। इसी प्रकार से जब हम अनन्य अनुज्ञप्ति की बात करते हैं, एक्सक्लूसिव लाइसेंस की बात करते हैं, इसके अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई कार्य विशेष करने की अनुमति देता है तथा किसी दूसरे व्यक्ति को ऐसी अनुमति नहीं देने का वचन देता है। इसी बात को अगर आप केस लॉ के माध्यम से देखें, एक महत्वपूर्ण केस था सोराब बनाम विश्वनाथ मेनन। ये AIR 1975 का केस है, केरला का केस है। इस मामले में अनुज्ञप्ति विलेख में किराए का उल्लेख किया गया हो, वहां ऐसे किराए के उल्लेख मात्र से संव्यवहार की प्रकृति में परिवर्तन नहीं हो जाता है। ये बात माननीय न्यायालय ने कहा। अब एक अगला सवाल था कि ये कब हस्तांतरण की जाएगी, ये जो है ये कब हस्तांतरण की जाएगी। ठीक है, इस संदर्भ में धारा 56 उपबंधित करती सेक्शन 56 3 बातें बताती हैं कि किसी के हस्तांतरण किए जाने के संदर्भ, लाइसेंस के हस्तांतरण किए जाने के संदर्भ में 3 मूलभूत सिद्धांत है। पहला कि इसे हस्तांतरण नहीं किया जा सकता क्योंकि अनुज्ञप्ति एक व्यक्तिगत अधिकार होता है। दूसरा, अनुज्ञप्ति का प्रयोग केवल अनुज्ञप्तिधारी ही कर सकता है, यहाँ तक कि उसके नौकर एवं अभिकर्ता को भी उस अधिकार का प्रयोग करने की कदापि अनुमति नहीं है। तीसरा, करार द्वारा अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण थोड़ा सा एक कंसेप्ट है। ऐसे मामले में जहां दोनों पक्षकारों ने आपसी करार के द्वारा आपस में अनुज्ञप्ति के हस्तांतरण का समझौता कर लिया हो, तो वहां पर उपयुक्त दोनों नियमों के विपरीत अनुज्ञप्ति का हस्तांतरण किया जा सकता है। मतलब साफ निकल के आई बात कि जो सामान्य नियम है वो लाइसेंस नॉन ट्रांसफरेबल नेचर का है, किंतु यदि
पक्षकार करार कर लें, इस बात पे सहमत हो जाए कि हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, तभी किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब अगला पॉइंट है कि इसे कब निरसन के योग्य समझा जाए। इसे कब निरसन के योग्य समझा जाए, इससे संबंधित प्रोविजन सेक्शन 60 में है, धारा 60 में है। कोई भी अनुज्ञप्ति उस समय तक प्रदाता द्वारा निरस्त की जा सकती है जब तक कि, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं, वह संपत्ति के हस्तांतरण से युक्त ना हो और वह हस्तांतरण लागू ना हो। एक, दूसरा, अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति के आधार पर कार्य करते हुए किसी अस्थायी प्रकार के कार्य का संपादन न कर दिया हो और उक्त संपादन में व्यय न किया हो। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि इन अवस्थाओं में ये जो है निरसन के योग्य हो जाती है। ठीक है। अब एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये निरसन के योग्य तो धारा 60 में समझी गई, लेकिन इसे कब निरस्त समझा जाए, इसे कब निरस्त समझा जाए, एक बात इसको देखने की जरूरत है। धारा 60 के साथ एक 61 भी है, एक लाइन की केवल बात है। सेक्शन 61 कहती है कि निरसन भी, जैसे 60 में हो गया कि निरसन के योग्य कब समझा जाएगा, 61 ने कहा कि निरसन भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इसी प्रकार से हो सकती है। अब अंत में एक हम पॉइंट पढ़ेंगे कि कब किसी लाइसेंस को निरस्त मान लिया जाएगा, इसका प्रोविजन सेक्शन 62 में है। नंबर 1, अनुज्ञप्ति द्वारा परित्याग कर दिए जाने पर, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसका परित्याग कर दिए जाने पर, माने उसने लाइसेंस का जो अधिकार अर्जित किया है वो स्वयं उसे त्याग दे। दूसरा, यदि अनुज्ञप्ति किसी सीमित अवधि या किसी शर्त के साथ है तो ऐसी अवधि या तो समाप्त हो गई हो या ऐसी शर्त समाप्त हो गई हो। तीसरा, संपत्ति के नष्ट हो जाने पर और उसमें परिवर्तन हो जाने पर, या तो संपत्ति नष्ट हो गई हो या उसमें कोई परिवर्तन हो गया हो तो भी ये लाइसेंस समाप्त हो जाता है। अगला, अनुज्ञप्तिधारी के निरपेक्ष स्वामी हो जाने पर, इसका मतलब है कि जैसे आज हमने किसी जमीन में जाने का अधिकार प्राप्त किया, लाइसेंस के अनुज्ञप्ति प्राप्त की, और कल को कोई एक ऐसी परिस्थिति बनी कि हमने ही उस जमीन को खरीद लिया, अब हम उसके स्वामी हो गए, तो उस स्थिति में लाइसेंस समाप्त हो जाएगा। अगला, अनुज्ञप्ति अगर किसी उद्देश्य के लिए प्राप्त की गई है तो उद्देश्य पूरा हो जाए। इसके बाद अगर कोई पात्रता है, कोई पद है, नियोजन या पात्रता के आधार पर अनुज्ञप्ति दी गई तो वो समाप्त अगर हो जाए। यदि अनुज्ञप्ति दी गई हो और उसे लगातार 20 वर्षों तक प्रयोग नहीं किया गया है तो भी ये समाप्त हो जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी की मृत्यु हो जाने पर अथवा मुख्य हितों के समाप्त हो जाने पर ये हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से आपको हमने इस वीडियो में बहुत संक्षिप्त रूप में, बहुत समरी तरीके से ये बताने की कोशिश की है कि लाइसेंस के संदर्भ में बेसिक प्रोविजन क्या है। तो भारतीय सुखाधिकार अधिनियम की धारा 52 से लेकर के 64 के बीच में ये इसका प्रोविजन है। इसमें जो मुख्य मुख्य प्रोविजन है, जैसे परिभाषा सेक्शन 52 में है, कौन प्रदान करेगा, 53, 54, 55 को कवर करती है। इसके बाद आवश्यक लक्षण को आपने देखा, प्रकार को देखा, कब हस्तांतरण किया जाएगा, ये 56 की बात आई, कब निरसन के योग्य है, इसमें 60 और 61 की बात हो जाएगी, और कब इसे समाप्त समझा जाएगा, ये धारा 62। ये आपके विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये सवाल जुडिशरी के मेंस में भी बहुत पूछा जाता है। ये वीडियो आपको कैसे लगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।